Hello everyone. Today we will start our third chapter of history named Applied History. As we already discussed in the introduction lecture that in the whole syllabus of 10th we will discuss about the topic called Applied History. And in last two chapters we had learned about the historiography. What exactly the historiography? Critical understanding or critical study of the historical research and writing. Okay, in those two chapters we had learned about the historical research and historical writing understanding in the basis of European culture as well as the Indian culture. तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था हमने उसमें यूरोपियन कल्चर के बारे में पढ़ा था और हमारा सेकंड लेक्चर जो था वो हमने अपने इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशन के बारे में पढ़ा था. सो लेट्स बिगिन विद अवर मेन टॉपिक दैट इज कॉल्ड द अप्लाइड हिस्ट्री. अगर सिंपल वर्ड में बात करें, अप्लाइड हिस्ट्री इज द हिस्ट्री दैट वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ. ओके, सो हेंस वो जो हमारे बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स है, जैसे इन ऑल वी हैव 9 चैप्टर्स, ये हमारा थर्ड चैप्टर है. तो इसके आगे जो हमारे 6 चैप्टर्स और हैं, इन 6 चैप्टर्स में हम लोग ये अप्लाइड हिस्ट्री का अलग अलग फील्ड में किस तरह से इन्वॉल्वमेंट होता है और उसका किस तरह से हमारे लाइफ में इम्पैक्ट होता है उसको हम पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे. ओके, सो शैल वी बिगिन? राइट, सो एवरीवन ओपन द पेज नंबर 15. करेक्ट. So our whole chapter is divided into 5 important parts. What are they? The first part is what is applied history. So पहले हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे applied history क्या होता है. Second is the applied history and research in various field. Applied history का अलग अलग फील्ड में किस तरह से रिसर्च का इंपॉर्टेंस है और किस तरह से अलग अलग फील्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अप्लाइड हिस्ट्री के लिए. थर्ड इज अप्लाइड हिस्ट्री एंड अवर प्रेजेंट. अप्लाइड हिस्ट्री के वजह से जो चेंजेस आए हैं हमारे सोसाइटी में, जो आज हमारी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हुई है और जो हमारा प्रेजेंट टाइम है, इसमें कितना इसका इम्पैक्ट है और इम्पोर्टेंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. फोर्थ पार्ट इज मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज. किस तरह से अपने हम कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को मैनेज करते हैं और हमें मैनेज करना चाहिए. व्हाट इज हेरिटेज? हेरिटेज एक्चुअली क्या होता है? हेरिटेज किसी भी कंट्री, सिर्फ कंट्री नहीं, किसी भी रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी फैमिली का अपना एक बेसिस होता है. वो बेसिस जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जो बहुत लॉन्ग टाइम तक उसका असर या उसका इफेक्ट दिखता है, चाहे वो कम्युनिटी हो, कंट्री हो या कोई ट्रेडिशन कल्चर हो या कोई फैमिली हो. राइट, तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हमें उसे प्रिजर्व करके कंजर्व कर रखना चाहिए. व्हाट इज प्रिजर्व एंड कंजर्व? प्रिजर्व मीन्स टू कीप सेफ एंड कंजर्व मीन्स अवॉइड वेस्टिंग. राइट, तो हमारे जो भी ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो हमें बचा के और संभाल के रखने हैं. ये टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो मोन्यूमेंट्स होते हैं सिर्फ उन्हें ही हमें नहीं बचा के रखना है, उन्हें ही नहीं संभाल रखना है, लेकिन जो हमारे सॉन्ग्स, ट्रेडिशन, स्टोरीज, हमारे जो वेदास है, लिटरेचर है, ये भी हमारे लिए हेरिटेज है. इसे भी हमें संभाल के रखना है आने वाले जनरेशन्स के लिए. इसे भी हमें संभाल के रखना है हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए. ओके, नेक्स्ट इज affiliated professional fields. We know the meaning of professional fields. Different kinds of fields professionally. सबका अपना अपना प्रोफेशन होता है. कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई साइंटिस्ट है. राइट, तो इस तरह से जो अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं, अप्लाइड हिस्ट्री का उनसे क्या रिलेशन होता है? एफिलिएटेड मीन्स रिलेटेड. सो वी विल सी इन डिफरेंट फील्ड्स वेयर अप्लाइड हिस्ट्री इज एप्लीकेबल. Okay, so these are our 5 important parts which we will going to discuss in this chapter. So let's begin with the first part that is called the applied history. What is applied history? So applied history is also known as a public history because it's a very much common. It's a part of our day to day life. That's why it is called as a public history. मैं आपको सिंपल वे में बताऊँ ना, तो लोगों का मानना ऐसा होता है कि ये जो हिस्ट्री की जो डिटेल स्टडी होती है, ये उनके लिए होती है जो हिस्टोरियंस हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री में अपने हायर स्टडी को प्रिज्यूम करते हैं, फॉलो करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. ये जो अप्लाइड हिस्ट्री है ये हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं हम सब की लाइफ में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. वो हम सारी बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे. ओके, अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री. यू कैन अंडरलाइन इट. ये स्टेटमेंट अंडरलाइन कर लो, ये ब्लैंक में भी आ सकता है. दैट इज ऑल्सो नोन एज अप्लाइड that is also known as public history. The answer will be applied history. Applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and the future times.
So it is based on the benefit of the people in the contemporary and in the future times. What a contemporary? Current period, current times. जो अभी का पीरियड, अभी का टाइम चल रहा है, that is called the contemporary. Knowledge of history is useful as it can provide guidance in finding solution to contemporary social issues and incorporated them in the social planning. So history की स्टडी हमें ये भी यूजफुल होती है कि पास्ट में अगर हमने कोई प्रॉब्लम फेस किया है तो करंट टाइम में और फ्यूचर में हम उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सके और हम उसका सोल्यूशन निकाल सके. सो इट इज incorporated them in the social planning. What do incorporate? Incorporate means involved. आज हमने पास्ट में देखा कि किस तरह से सोसाइटीज़ बने थे, किस तरह से हमारा एक सिविलाइजेशन था. तो ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेके हम अपने फ्यूचर में या अपने प्रेजेंट में भी हम लोग इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं. नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ एसेंशियल फॉर दिस पर्पज़. और इसके लिए हिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है. व्हाट इज एसेंशियल? इम्पॉर्टेंट. ओके, अगर हम अपने पास्ट के बारे में पता है तो हमें ये भी मालूम पड़ता है कि पास्ट में हमने क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट किया था या पास्ट में हमने कोई मिस्टेक किया था, तो हम आने वाले पीरियड में इन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और जो गलत चीज़ है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं. राइट. द प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स related to applied history can create opportunities for people to participate along with the technical expert. तो अगर हिस्ट्री के बेसिस पे अगर कोई प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम बनते हैं या फिर आप इमेजिन करो कोई हिस्ट्री के बेस पे कोई मूवी बन रही है, सीरियल बन रही है, तो सोचो इसमें कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है. टेक्निकल एक्सपर्ट्स तो काम आते ही हैं, बट कॉमन नॉलेज, कॉमन पीपल के अपने अंडरस्टैंडिंग में से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देयर पार्टिसिपेशन इन द कैपेसिटी ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग म्यूजियम्स एंड एंशिएंट साइट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट. आप ऐसे बहुत जगह पे टूरिस्ट साइट्स पे विजिट करते हो, म्यूजियम होते हैं, हिस्टोरिकल फोर्ट्स होते हैं, अब वहाँ पे तो गाइड्स होते हैं, उनका नॉलेज जो होता है उस साइट को लेके, उस लोकेशन को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर होता है. वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताते हैं शायद आपने कभी गूगल में भी ना पढ़ा हो या आपने कभी किसी मूवी में भी ना सुना हो या देखा हो. टूरिज्म क्रिएट्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमॉन्ग पीपल. और कहीं ना कहीं इस टूरिज्म की वजह से लोगों के अंदर हिस्ट्री को लेके इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है. आप अगर खुद कभी ताजमहल विजिट करते हो या आपने एलिफेंटा केव्स या अजंता इलोरा केव्स आपने विजिट किया होगा, तो बहुत सारी बातें आपके माइंड में आती है, बहुत सारे एक्साइटमेंट आपके मन में आता है कि किस तरह से हमारे पास्ट में ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ था. आज बड़े से बड़ा कंस्ट्रक्शन करना कोई मुश्किल बात नहीं है. हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी, इतने हाईली इक्विप्ड मशीन्स हैं जिससे ये टेक्नोलॉजी की मदद से हम बड़े से बड़े बिल्डिंग बना सकते हैं. बट एट द सेम टाइम आप सोचो पुराने ज़माने में जब हमारे पास ये सारे टेक्निकल चीज़ें नहीं थी, तभी भी लोगों ने इतने बड़े बड़े मिरेकल्स करके दिखाए हुए हैं जो दुनिया भर में वंडर्स के नाम से भी जानते हैं. राइट. तो आप इमेजिन करो कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट कितना ज़्यादा बढ़ जाता है. They can volunteer to participate in the conservation and preservation projects of their own city or town or village. अगर आपको पता चलता है कि आपके अपने गांव में, अपने शहर में, अपने लोकेशन, अपने टाउन में कोई ऐसा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या हिस्टोरिकल प्लेस है जिसको कंजर्व या प्रिजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सोचो उसके लिए आप खुद वॉलंटरीली आप उस काम में सपोर्ट करते हो, पार्टिसिपेट करते हो. वॉलंटरीली मीन्स बाय योर ओन विश. राइट. आप जो काम अपनी मर्जी से करते हो, दैट इज कॉल्ड दी वॉलंटियर. इसका अपोजिट नॉन वॉलंटियर हो सकता है जिसको हम ज़बरदस्ती कह सकते हैं. सो लोग अपनी इच्छा से ये सारी चीज़ों में, प्रोजेक्ट्स में वो अपना पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं. ओके, सो हियर वी कंप्लीट आवर फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट इज अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स. जो अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स हैं उसमें किस तरह से अप्लाइड हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. ओके, वी विल डिस्कस वन बाय वन. हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट इवेंट्स. एज वी ऑल नो दैट the way our present lifestyle is shaped is dependent on the historical chain of events. Right? आज जो हमारा प्रेजेंट टाइम है ये हमारे पास्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है. पास्ट में जो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ट्रांजिशंस हुए हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी रूलर्स ने एक्सपांशन किया है अपनी टेरिटरीज का, उसका बहुत ज़्यादा फर्क आज हमारे प्रेजेंट टाइम में दिखता है और इसी तरह से हमारा प्रेजेंट जो है शेप हुआ है. Historical events relate to various fields like politics, social and religious structure of a community, philosophy, technology and science. So these are the field जिस पे हमें applied history का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है that relate with the history. Each of these field have their own history of building knowledge. The direction of future development is in every field is dependent on the state of available knowledge. Hence, the method of history can prove to be of value in the research of various fields. So that's why historical research is very much important in these fields. Okay?
Let's begin the philosophy. What is a philosophy? Philosophy is like ideas and belief. ऑलरेडी फिलोसफी के बारे में हमने पास्ट चैप्टर्स में भी पढ़े हुए हैं. तो फिलोसफी मतलब अपनी एक थिंकिंग, अपना एक बिलीफ, अपना एक जो आइडिया होता है, ये किस तरह से हिस्टोरी में एक डिफरेंट चेंज और एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है. दैट डिपेंड्स अपॉन द फिलोसफी. द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी helps in understanding the origin of various ideologies, the intellectual traditions giving rise to those ideologies and their historical development. Philosophy needs a language as a medium. ये जो हमारी फिलोसफी होती है, हमारे आइडियाज़ और बिलीव्स होते हैं, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, राइट? हम लोगों से कनेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके. फॉर दैट पर्पस वी नीड अ language, we need an expression, feeling, right? In order to understand the philosophical expression, knowledge of the history of language proves useful. Okay, so a person who is very much well versed and he applies the applied history, so he can communicate, he can connect with the people in a very effective way, right? So that's why applied history plays a very important role in the philosophy. Our next important topic is science. What exactly is science? हमने हमेशा साइंस को एज अ सब्जेक्ट माना हुआ है, राइट? बट साइंस क्या होता है? डिटेल स्टडी. किसी भी चीज की डिटेल स्टडी इज कॉल्ड अ साइंस. हमने साइंस में एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं, रिसर्च देखे हैं, तो ये हमारा एक सब्जेक्ट है. दैट इज कॉल्ड द जनरल साइंस. हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड द जनरल साइंस, बिकॉज इन दैट सब्जेक्ट हम जनरल टॉपिक्स के ऊपर डिटेल स्टडी करते हैं. अंडरस्टूड? सो व्हाट इज साइंस? डिटेल स्टडी. तो जब आप हिस्ट्री को डिटेल में स्टडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द साइंस ऑफ हिस्ट्री. ओके, द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज. सो जब आप डिटेल स्टडी करोगे तो आपको क्रोनोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में समझ जाएगा. व्हाट इज द क्रोनोलॉजी? सीक्वेंस, राइट? क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या डेवलपमेंट आए, क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी. The history of science helps in understanding the chronological order of scientific discoveries, inventions and theories. It can also help to understand the cause-effect chain that led to those discoveries and invention. जब आप हिस्ट्री में आप जाओगे, आप पास्ट के इवेंट्स को देखोगे, आप उसके सीक्वेंस समझोगे, तो आप समझोगे किस तरह से हिस्ट्री में ये सारे डेवलपमेंट और चेंजेस हुए हैं, राइट? और इनसे आपको समझेगा भी कि क्या ऐसा रीज़न था जो ये सारे चेंजेस हमारे सोसाइटी में हुए. हमने देखा है पास्ट में बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, डिस्कवरीज हुए, तो उनका रिलेशन क्या था, रीजन क्या था, राइट? इट इज सेड दैट नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. आपने अक्सर सुना हुआ, लोग ऐसा कहते हैं कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो व्हाट डज इट मीन? कि जब जरूरत पड़ती है तो हम उसके रास्ते ढूंढ लेते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत कुछ इन्वेंशन हुआ है, हम अगर काउंट करने जाएं तो इट इज अनकाउंटेबल, राइट? इनफाइनेट. हम एक सिंपल वे लेते हैं. जब लोगों को पुराने ज़माने में लगा कि ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ही उनको मुश्किल हो रहा है, सो उन लोग ने व्हील से इन्वेंशन किया. वेरी सिंपल इन्वेंशन, राइट? फिर व्हील से उन्होंने बुलक कार्ट्स बनाए, हॉर्स कार्ट बनाए. लेकिन जब उनको लगा कि हम लोग मशीन्स का यूज़ भी कर सकते हैं, सो मशीन्स इंट्रोड्यूस हुए. आप देखते थे पहले जो रेलवे इंजन्स थे वो स्टीम पे चलते थे, राइट? स्टीम इंजन उनको लगा कि ये उतना इफेक्टिव नहीं है और बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूमिंग है, सो लोगों ने इलेक्ट्रिक इंजन्स भी निकाले, राइट? आज आप देखते हो हाई स्पीड ट्रेन्स होते हैं. ये मैंने आपको सिर्फ ट्रेन से एग्जांपल बताया, बट आप दुनिया भर में देखते हो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस हैं जो डिस्कवर्ड किए गए. सिंपल एग्जांपल, जब हमें अंधेरे से बचना था तो हमने लाइट का इन्वेंशन किया. लाइट के आप कितने सारे टाइप देखते हो. पहले घर में कॉमन बल्ब होता था, फिर आपने ट्यूबलाइट्स आए, फिर CFLs आए, फिर LED लाइट्स आ गए, और आप देखते हो अभी कितने स्मार्ट बल्ब्स भी आ रहे हैं. सो दीज आर कॉल्ड द इन्वेंशन, डिस्कवरीज. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस और द डिस्कवरीज. इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द नीड. जब हमें जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी हम उसका कोई ना कोई वे, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे. ओके, इट इज सेड दैट नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस. Scientific discoveries, invention are often the effect of human efforts to fulfill a need and also curiosity. और कभी कभी ये human tendency होती है, curiosity होती है, जानना कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम क्या नया कर सकते हैं.
अभी जो हमने भी एग्जांपल्स देखे ट्रैवलिंग को लेके, ट्रांसपोर्टेशन को लेके, लाइट को लेके, हमारे पावर फोर्स को लेके, लेकिन आप सोचो हमारे पास्ट में से ऐसे कितने सालों से हम स्पेस के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। आप बोलोगे सर इसकी नीड क्या है, स्पेस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा अपना अर्थ है, अगर हम अपने अर्थ को प्रिवेंट करें, अपने अर्थ को ही हम अगर प्रॉपर मेंटेन करके रखें, यहाँ पे एनवायरनमेंट, यहाँ पे क्लाइमेट, तो हमें दूसरे कोई प्लानिट, दूसरे हमें स्पेस की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। बट अगेन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ये हमारी अपनी अंदर की क्यूरियोसिटी होती है। व्हाट इज क्यूरियोसिटी? एक्साइटमेंट टू नो मोर, टू लर्न मोर, राइट, दैट इज कॉल्ड द क्यूरियोसिटी। आप देखते हो करोड़ों रुपए, कितने पैसे खर्च होते हैं स्पेस रिसर्च में, ये जानने के लिए कि क्या और भी अर्थ की तरह कोई प्लानट है, क्या और भी किसी प्लानट पे कोई लाइफ है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द क्यूरियोसिटी। आप देखते हो रिसर्च हर फील्ड में, हर चीज़ में डिटेल में होते हैं, जहाँ पे कोई चीज़ का कंपैरिजन नहीं है। इट इज ऑल अबाउट द ह्यूमन थॉट्स एंड बिलीव्स। सो scientific discoveries, invention are often the effects of human efforts to fulfill a need and also curiosity. That is the excitement. These efforts are based on already available scientific knowledge. Knowledge of history of science helps in understanding the factors that facilitate a scientific discovery, invention and also its chronology. So जब हम लोग इसको पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं तो ये सारी चीज़ों के बारे में मालूम पड़ता है कि ये जो डिस्कवरीज हुए, इन्वेंशंस हुए हैं, इनके पीछे का रीजन क्या था, बेसिस क्या था। इट ऑल्सो फैसिलिटेट अ साइंटिफिक डिस्कवरी। व्हाट इज फैसिलिटेट? फैसिलिटेट मीन्स टू मेक समथिंग पॉसिबल। ऐसा क्या नीड था, क्या जरूरी था कि जो इन चीज़ों को पॉसिबल करना पड़ा, राइट। पुराने ज़माने में कि हाईली इक्विप्ड वेपन्स बने, वॉर के लिए नए नए इक्विपमेंट्स बनाए जाते थे, सेफ्टी के लिए नए नए रास्ते ढूंढते थे, तो ऐसा क्या ज़रूरत था उसका, वाई इट इज फैसिलिटेड, राइट। Next is technology. If you know, there has been a lot change in technology from the past, and when we thorough our study in terms of technology, then we will come to know what are the changes happen in the society. The history of technology helps in understanding the changes and their causes in the field of agriculture production. हर फील्ड में ना आप देखते थे पहले एग्रीकल्चर में सिर्फ ह्यूमन इंटरवेंशन होता था, राइट, ह्यूमन फोर्सेस उसमें इंक्लूड होते थे। आज आप देखते हो एग्रीकल्चर में भी मैक्सिमम काम किससे होते हैं? मशीन से होते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड द टेक्नोलॉजी। सो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन। व्हाट इज कमोडिटी? प्रोडक्ट, मटेरियल। जैसे कि आप जो इंडस्ट्री में से बहुत सारे प्रोडक्ट और मटेरियल बनते हैं, आउटकम जो होते हैं, तो इसमें प्रोडक्शन में भी बहुत बड़े चेंज हुए, राइट। पहले वहां भी आप जैसे देखते थे, अगर हम बात करें मिल्स की जहाँ कपड़े बनते थे, पहले के जो टेक्सटाइल मिल होते थे वो क्या होते थे? हैंडलूम्स होते थे। आज के ज़माने क्या है? पावर लूम होते हैं। तो इसमें भी टेक्नोलॉजी में चेंज आया हुआ है। आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, दीज आर दी फील्ड जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी देख सकते हो कि पास्ट से कितने चेंजेस और यहाँ पे ये इन्वेंशंस हुए हैं। Scientific discoveries and inventions and technological advancement are mutually dependent on each other. They are dependent on each other. Knowledge of science and technology was very important at every step, from the making of stone tools to agriculture production in the evolution of mankind. If you see in the past, there had a lot been happened in the changes brought in the human civilization or development done in the mankind. So very simple example, from the basic stone tools, so now highly equipped nuclear weapons. The same human being at that time, when they invented the stone tool, it was a remarkable discovery, right? Nowadays the same human had got that power to make the nuclear weapons, highly equipped weapons, right? So this has shown a transition, change. Later, the advancement of science promoted the mechanism of production. It is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanization and mutual dependence between science and technology. So that's why it is necessary to know our history, to go in past, understand what happens, what changes brought, and what has been developed in this scenario, right? So that's why these fields are very much important in the research and discoveries, and that's why applied history is very much important in our day-to-day life. Okay,
Next is industry and commerce. Trade and business. Simple. What is industry and commerce? Trade and business. We see there are a lot of industries nearby. Every aspect, every opportunities created by the field industry and commerce that brought a change in human and mankind. The field of mutual social transactions expand with the growth of industry and trade. It also promotes. What it promotes? It also supports you more opportunities. Continuous development of the network of cultural interaction. It is an integral part of the industrial and commercial management. What is integral? Integral means which cannot be which cannot be avoided or separated. Integral part जिसको हम कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकते. It is essential. Essential means important. It is essential to understand the history of these processes, the nature of the market and commerce. In the past, as we know, that was a system called barter system, when the people are very much happy within their village community. Every needs and demand are fulfilled within their village. Nowadays, we are doing online transaction, online shopping, that from the different countries, different territory, different origin. So it gives an opportunity. There has been a lot of change. So ये फर्क जो है हमने देखने को मिला हुआ है ट्रेड और कॉमर्स और इंडस्ट्री में, जहाँ पे इतना सारा फर्क है, राइट? The nature of the market and commerce had continued to change. Accordingly, the nature of human relationships and the social organization also had continued to change. क्योंकि मार्केट में लोगों का डिमांड, लोगों के नीड्स में बदला है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में और कल्चरल डिफरेंसेस भी बदले हुए हैं. To understand this development, it is necessary to study the history of culture, social organization and economic institution. So these things has brought a great change in the society. Okay? Fifth one, management studies. It is also very much important. To be well versed in any field, we need a good management. अगर हमने पास्ट में देखा कि कोई अगर किंगडम है, कोई रूलर है जो प्रॉपरली अपने मैनेज करते हैं अपने टेरिटरी को, अपने एम्पायर को, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट सोसाइटी में पास्ट में भी देखने को मिलता है. आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बहुत से लेसन्स होते हैं. सो मैनेजमेंट स्टडीज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फील्ड दैट गिव्स अ इम्पॉर्टेंस इन द applied history. In order to understand various factors involved in the chain of production, such as the means of production, human resources and processes of production, as well as the chain of market and sales management, etc., it is essential to have a knowledge of similar functional systems of the past. It is essential to understand the psychological character of people working at various levels in the chain of production. In the chain of production, what is the chain of production? लोअर लेवल टू अपर लेवल और अपर लेवल टू लोअर लेवल. जैसे किसी इंडस्ट्री की बात करो, आप देखो इंडस्ट्री में अलग अलग लेवल पे लोग होते हैं. जैसे हम स्टार्ट करें वर्कर्स से, तो वर्कर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनके ऊपर कंपनी के सीईओज होते हैं, एमडी होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ऐसे हायर लेवल के होते हैं. इट्स अ चेन ऑफ प्रोडक्शन, राइट? अगर हम किसी किंगडम की बात करें, आप देखते हो राजा जो होता है वो एकदम टॉप पे होता है, बट उसके नीचे भी बहुत सारे लोग होते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनके नीचे जो आप देखते हो सोल्जर्स होते हैं, या फिर उनके भी गैप में बहुत सारे ऐसे लेवल सेट होते हैं, राइट? तो दिस इज कॉल्ड अ चेन ऑफ प्रोडक्शन. सो ये मैनेजमेंट स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए. आप देखते हो जैसे लोग ऐसा मैनेजमेंट स्टडीज़ करते हैं, जैसे एमबीए ये सब की जो स्टडीज़ करते हैं, वो एग्जैक्टली क्या समझते हैं, कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करें, राइट? जैसे कि आप देखो हमारे क्लासेस में भी देखो, टीचर्स अलग होते हैं, ओनर्स अलग होते हैं, बट मैनेज करने के लिए वहाँ पे जो स्टाफ होते हैं वो किस तरह से प्रॉपर कोऑर्डिनेट करते हैं. आप सोचो उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है टीचर्स के साथ, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है स्टूडेंट्स के साथ, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है पेरेंट्स के साथ, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है जो क्लास के ओनर्स हैं उनके साथ. सो किस तरह से वो आउटपुट निकालते हैं, आउटकम निकालते हैं कि बेस्ट निकले उसमें से. सो दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर हमें पास्ट का इंफॉर्मेशन है, पास्ट की नॉलेज है, तो हम इससे बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हैं, राइट? It is essential to have a knowledge of similar functional systems of the past. It is essential to understand the psychological character of people working at various levels in the chain of production and marketing for healthy management. और ये बहुत ज़रूरी है, हमें मार्केट का नॉलेज चाहिए, प्रॉपर मार्केटिंग. व्हाट इज मार्केटिंग? प्रमोटिंग. अब देखो टीवी में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, देयर इज कॉल्ड मार्केटिंग.
वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं ताकि वो एक अच्छा ग्रोथ ला सके, अच्छे प्रोडक्ट को मार्केट में लाकर ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके. इन ऑर्डर टू अचीव इट, अचीव करना मतलब टू गेट इट, हिंदी बोलते हैं ना हासिल करना. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन दैट सपोर्ट द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोसेस इज important. Knowledge of history in this regard makes the management at various level easier. तो अगर आपको मैनेजमेंट की नॉलेज है, अगर आपको मैनेजमेंट की स्टडीज़ के बारे में पता है, तो आप ये डिफरेंट लेवल्स को प्रॉपरली समझ सकते हो. और जब आप इस डिफरेंट लेवल को प्रॉपरली समझोगे, स्टडी करोगे, तो ही आप उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हो और ग्रोथ ला सकते हो. राइट. नेक्स्ट इज आर्ट. एज वी ऑल नो, पास्ट के आर्ट और अभी के आर्ट में बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन जो अभी के हमारे कंटेम्प्रेरी आर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट से इंस्पायर्ड है और उनका असर हमें फ्यूचर में देखने को भी मिल सकता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ देयर स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन एंड देयर फाउंडेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, कल्चरल ट्रेडिशन. सो कहीं ना कहीं जो आर्ट फॉर्म्स हैं इनका कहीं ना कहीं हमारे पास से बहुत बड़ा कनेक्शन होता है. The key to the expression in any art form, emotional temperament of the artist and the developmental history of the respective art form can be understood with the help of cultural history. So it is very much important when we see any art form, any artwork, it clearly shows the temperament, the thinking of the artist, in how the way he was emotional, how the way he was thinking, he was judging the concept, that clearly shows in his or her art form or art work. Okay. Next is humanities. So humanities include various fields, various disciplines. The humanities include different disciplines like history, archaeology, sociology, anthropology, political science, economic, etc. What do you mean disciplines? Disciplines means field. So there are different fields in the humanities. These are the history, we all know. Archaeology. Do you remember the meaning of archaeology? Study of ancient human things, past thing. Archaeology, जहाँ पे हम लोग कोशिश करते कि अपने पास्ट और अपने कल्चर्स को हम डिस्कवर कर सकें. राइट. Sociology, study of the society. Anthropology, study of human being. Political science, that related with the politics. Economics, that mainly concerned with the trade economics or the money. To understand the history of the origin and development of these disciplines is an essential part of their learnings. So these are the important fields that research, and there had been lot of growth that comes in their learning. All disciplines are supposed to have their origin in philosophy. So all these discoveries had been their origin in the philosophy. What is philosophy? Ideas and belief. किस तरह से एक हिस्टोरियन, किस तरह से एक राइटर, ऑथर के अपनी सोच, अपना बिलीफ होता है, वो उसके आर्ट वर्क में. सिर्फ राइटिंग की बात नहीं, अगर कोई स्टैचू भी बनाता है ना, उसमें क्लियरली उस स्कल्पचर बनाने वाले की थिंकिंग और थॉट्स को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं. Ancient people all over the world tried to speculate in order to understand the relationship between the universe and human existence. So दुनिया भर में जो हिस्टोरियंस होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो सारे चीज़ों को इकट्ठा करके लोगों के सामने रिप्रेजेंट करें. इट गेव राइज टू वेरियस माइथोलॉजिकल स्टोरीज, और कहीं ना कहीं इनसे बहुत सारी माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज होती हैं वो भी अराइज होती है, सामने आती है. व्हाट आर माइथोलॉजिकल स्टोरीज? माइथोलॉजिकल स्टोरीज आर दो स्टोरीज विच रिलेटेड टू द गॉड और आवर एंशिएंट डिवाइन पावर्स और डिवाइन स्टोरीज. It gave rise to various mythological stories about the origin of this world, the universal order, human life, gods and goddesses, rituals, and their philosophical explanation. Roots of philosophical pondering are to be found in these mythological stories. So while research or while doing study on this mythological story, that should be done in a very beautiful manner. There should be a philosophical pondering. What is pondering? Deep thinking. There should be a deep thought, deep study, because it is related with our culture, tradition. It is the mythological stories are not
ट्रू, राइट? इट्स अवर मिथ. माइथोलॉजी क्या होती है? द स्टोरी ऑफ मिथ. मिथ मतलब हम हिंदी बोलते हैं हमारे भ्रम, जो हम लोगों ने सोचे हुए हैं हमारे पास्ट में ऐसा हो सकता है, जिसका हमारे पास कोई क्लियर एविडेंस नहीं है. सो वाइल इन्वॉल्विंग सच स्टडी, दैट शुड बी अ डीप थिंकिंग, detailing study, right? Various disciplines under humanities have theoretical foundation based on philosophical theories. Only historical knowledge can help us in understanding these developmental stages. So these things can be possible only with the help of historical studies that done in a very systematic way. So in this way we had completed our two important parts in this lecture. Okay, so remaining three parts will be discussed in the next lecture. Hope you all understand the topic and every field, every concept is clear with you. Okay, so in next lecture we will continue our third part, and the same manner we will discuss the important points, important sections, or which are very much to be discussed in our topic. Okay everyone, thank you.